नमस्कार, स्पेशल 7 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। स्पेशल 7 में आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से दुम दबाकर चीन एलएसी से पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है। गलवान घाटी में जहां विवाद था, उससे अब 2 किलोमीटर पीछे चीन की फौज लौटती हुई नजर आ रही है। ये चौतरफा दबाव है जो हिंदुस्तान की तरफ से क्रिएट किया गया। दूसरी तरफ राफेल के आने का इंतजार अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है और राफेल जैसे ही हिंदुस्तान की वायुसेना के खेमे में, वायुसेना के बेड़े में शामिल हो जाएगा, वैसे हिंदुस्तान की ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ अमेरिका एक बार फिर से चीन से दो दो हाथ करने के लिए तैयार है और वो भी उसी के समुद्री इलाके में। जिस तरीके से अमेरिका पहुंचा है, उसने ये बता दिया है कि विश्व में कहीं भी और कभी भी अमेरिका दखल दे सकता है। चलिए तो शुरुआत करते हैं स्पेशल 7 के। सबसे पहले आपको रूबरू कराएंगे कवर स्टोरी से। कवर स्टोरी में आज हम आपको बताएंगे कि 7 कौन सी स्पेशल स्टोरीज आज आपके लिए हम लेकर के आ रहे हैं। सबसे पहले आपको रूबरू कराएंगे राफेल से, राफेल की ताकत से, कि आखिर हिंदुस्तान में राफेल की जैसे ही एंट्री हो जाएगी, भारत की ताकत और किस तरीके से बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ आपको बताएंगे गलवान घाटी में आखिर क्यों चीन को पीछे हटना पड़ा। हिंदुस्तान ने सामरिक, आर्थिक, कूटनीतिक हर तरीके से चीन पर इतना दबाव बनाया कि आखिरकार चीन को अपने फैसले में तब्दीली करनी पड़ी। इसके साथ साथ हम आज जानेंगे कि अमेरिका किस तरीके से दक्षिण चीन के समुद्री इलाके में इस वक्त पहुंच चुका है और जहां पर चीन को युद्धाभ्यास करना है, ठीक उसी जगह पर अमेरिका ने भी अपने 2 जंगी युद्धपोत लगा दिए हैं, जिसकी वजह से स्थिति तनावपूर्ण होती नजर आ रही है। साथ ही साथ विंटर डीजल क्या होता है, ये आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि विंटर डीजल के जिस तरीके से हमारी फौज में अब इसका इस्तेमाल किया जाएगा, इससे फौज को और ताकत मिलेगी। इसके साथ साथ सरहद पर हिंदुस्तान ने अपनी वायुसेना को और ज्यादा मजबूत करने का एक प्रण लिया है और इसी के तहत लगातार हिंदुस्तान अपनी वायुसेना को और ज्यादा स्ट्रांग करने की कोशिश कर रही है। तो इन 7 स्टोरीज के साथ आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। चलिए कवर स्टोरी के बाद अब बात करेंगे पहली स्पेशल रिपोर्ट की। स्पेशल 7 की अपनी पहली रिपोर्ट में आज हम आपको बताएंगे कि राफेल के हिंदुस्तान आने का मतलब क्या है। राफेल का हिंदुस्तान आना यानी कि भारत की वायुसेना को और ज्यादा स्ट्रांग कर देना और उसके साथ साथ सामरिक तौर पर हिंदुस्तान और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। राफेल की ताकत क्या है और राफेल किस तरीके से हिंदुस्तान की शक्ति को बदलने का एक मादा रखता है, यह जानना बेहद जरूरी है। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर राफेल कब आ रहा है हिंदुस्तान और इसकी ताकत क्या है। हम क्यों कह रहे हैं कि ये राफेल के आने के बाद वायुसेना के तरकश में एक ब्रह्मास्त्र और शामिल हो जाएगा। वो आ रहा है। दुश्मन के छक्के छुड़ाने वो आ रहा है। वायुसेना की शक्ति बढ़ाने वो आ रहा है। चीन को चने चबाने वो आ रहा है। आर पार की जंग में कारगर बनने वो आ रहा है। जी हां, राफेल आ रहा है, भारत आ रहा है, दुश्मनों को डराने आ रहा है। चीन की अकड़ को चकनाचूर करने वाला राफेल भारत आ रहा है। चीन से सीमा पर तनातनी के बीच भारत को मीटियर मिसाइल से लैस 6 राफेल लड़ाकू जेट विमानों की पहली खेप 27 जुलाई तक मिलने की उम्मीद है। 17 गोल्डन स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर फ्रांसीसी पायलट के साथ पहला राफेल उड़ाकर भारत लेकर आएंगे। वैसे तो राफेल 10 घंटे लगातार उड़ान भरकर सीधे भारत आ सकता है, लेकिन इसमें पायलट्स को बेहद तनाव झेलना पड़ेगा। राफेल विमान की पहली खेप को अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात किया जाएगा, जिसे भारतीय वायुसेना का सबसे अहम रणनीतिक बेस माना जाता है। इसके अलावा दूसरा रणनीतिक बेस पश्चिम बंगाल के हाशिमारा में होगा। वायुसेना ने राफेल विमान के रखरखाव
और इसकी तैनाती के लिए दोनों स्टेशंस पर करीब 400 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। कुल 36 राफेल में से 30 लड़ाकू विमान हैं, जबकि 6 ट्रेन विमान 2 सीटों वाले हैं। इनमें भी लड़ाकू विमानों जैसी खासियत है। चीन से युद्ध जैसे हालातों के बीच आपके लिए ये जानना काफी जरूरी हो जाता है कि राफेल में ऐसी कौन कौन सी खूबियां हैं जो भारत को मजबूत करने में कारगर साबित होंगी और हम चीन को मुंहतोड़ सबक सिखा पाएंगे। राफेल 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान है। इसे हर तरह के मिशन में भेजा जा सकता है। राफेल अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। प्लेन के साथ मेटियर मिसाइल भी है। विमान में फ्यूल क्षमता 17,000 किलोग्राम है। देखिए, रफाल का जो इंडक्शन है भारतीय वायुसेना में, ये 4.5 जनरेशन का हवाई जहाज है। और क्योंकि भारतीय वायुसेना में करीब 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए और डेफिशिएंसी कुछ ज़्यादा है और ये अब करीब 30 स्क्वाड्रन रह गई हैं, तो इन हवाई जहाज़ों का भारतीय वायुसेना में आना निहायत ही ज़रूरी है, क्योंकि न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ स्क्वाड्रंस की या हवाई जहाज़ों की हम बढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन हम एक बेहतर वेपन सिस्टम या बेहतर मशीन लाके उस कमी को थोड़ा कम कर सकते हैं। ये तो हुई हथियारों की बात, लेकिन राफेल में लगे हथियारों की एक खास बात है जो राफेल को दूसरे लड़ाकू विमानों से अलग बनाती है। अपने सटीक निशाने के लिए पहचाने जाने वाले राफेल की मिसाइलों की क्षमता क्या है, इस पर जरा नजर डालिए। राफेल हवा से जमीन पर मारने वाली स्कैल्प मिसाइल से लैस है। इसकी रेंज 150 किलोमीटर से ज्यादा है। स्कैल्प मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर है। राफेल की अधिकतम स्पीड 2130 किलोमीटर प्रति घंटा है। राफेल 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई तक जा सकता है। राफेल की मारक क्षमता 3,700 किलोमीटर तक है। राफेल 4.5 जनरेशन के ट्विन इंजन से लैस है। 24,500 किलोग्राम तक का भार उठाकर ले जाने में राफेल विमान पूरी तरह से सक्षम है। राफेल 75% हमेशा ऑपरेशन के लिए तैयार है। राफेल परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। राफेल के हथियारों से रूबरू होने के बाद एक सवाल आपके मन में होगा कि भारत इन राफेल को तैनात कहां करेगा। ये राफेल किन देशों पर नजर रखेंगे और क्या कोई और देश पहले से राफेल को इस्तेमाल कर रहा है या नहीं, तो सुनिए। राफेल फाइटर जेट को अफगानिस्तान, इराक और लीबिया में इस्तेमाल किया जा चुका है। राफेल फाइटर जेट में भारतीय वायुसेना के हिसाब से फेरबदल किए गए हैं। इंडियन एयरफोर्स के हिसाब से यह बिल्कुल सटीक है। इंडियन एयरफोर्स को साल 2022 तक 36 राफेल मिल जाएंगे। 18 राफेल हाशिमारा बेस पर तैनात होंगे। इनसे चीन पर नजर रखी जाएगी। 18 राफेल हरियाणा के अंबाला में तैनात होंगे। इनसे पाकिस्तान पर नजर रखी जाएगी। बाज सी नजर और चीते जैसी रफ्तार वाला राफेल हर उस नापाक मंसूबे को मिटाने के लिए तैयार है जो भारत के खिलाफ होगा। दुश्मनों की आंख में आंख डालकर जवाब देने वाले भारत का सीना राफेल के आने से और चौड़ा हो जाएगा।
दुश्मनों को अब अपने बिल से बाहर निकलने के लिए 2 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो भी जानते हैं कि ये नया भारत है, पीछे नहीं हटेगा। जनता टीवी के लिए शारिक हुसैन की रिपोर्ट। स्पेशल 7 की अपनी दूसरी रिपोर्ट में आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों और कैसे गलवान घाटी से चीन दुम दबाकर भाग रहा है। क्यों आखिरकार चीन को यह मजबूरी का सामना करना पड़ रहा है, उसे गलवान घाटी से 2 किलोमीटर पीछे जाना पड़ा है। अब इसे आप भारत की कूटनीतिक जीत नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे, इसे आप भारत की सामरिक जीत नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे, क्योंकि आखिरकार चीन जो इंच दर इंच दूसरे देश की जमीन को हथियाने का आदी है, वो अब पीछे जा रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में, समझिए कि आखिरकार क्यों चीन को दुम दबाकर पीछे भागना पड़ा है। उल्टे पांव भागा ड्रैगन, पीएम की हुंकार से कांपा ड्रैगन। सरहद पर नहीं चलेगी चालबाजी, विश्वास लायक नहीं मक्कार चीन। सरहद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो गरज पूरी दुनिया ने सुनी, लेकिन कांपा सिर्फ ड्रैगन, क्योंकि सरहद पर दगाबाजी चीन ने ही की है। वहीं अब पीपी पॉइंट 14 यानी कि पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के करीब 1.5 से 2 किलोमीटर पीछे हट चुकी है पीएलए। वहीं अब सवाल कई उठने लगे हैं, क्या चीनी सेना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव कम करने के लिए अपने कदम पीछे खींच लिए हैं, या चीनियों के सपनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो हुंकार आने लगी है जिसने भारतीय सैनिकों में जोश भरा और चीन की हवा टाइट कर दी थी। मैं कर्नल यूबी सिंह हूँ। मेरी पृष्ठभूमि ये है कि मैं 71 की लड़ाई पाकिस्तान के खिलाफ लड़ा था और 86-87 में मैं चाइना बॉर्डर के ऊपर मिलिट्री इंटेलिजेंस का कमांडिंग ऑफिसर था। तो इस पृष्ठभूमि से आज गलवान वैली में जो चीन की सेना पीछे गई है उसके बारे में मैं एक अपनी प्रतिक्रिया देना चाहता हूं। वो अपने मन से नहीं गए हैं, उनके ऊपर इतना दबाव पड़ा है, और दबाव केवल सेना का ही नहीं है, चातुर्दिक दबाव है उनके ऊपर, चारों तरफ से दबाव डाला गया है। क्योंकि उन्होंने देखा पहली दफा कि हमारी सेना उनके सामने आई बॉल टू आई बॉल कन्फ्रंटेशन किया, और जब लड़ाई किया तो अगर हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं तो उनके 43 जवान शहीद हुए थे। उनका कमांडिंग ऑफिसर हमारे कब्जे में था। शायद चीन के इतिहास में जो पिछले 40 साल से उन्होंने कभी लड़ाई नहीं लड़ी है, उनके लिए एक बहुत बड़ा आघात था। इसके पश्चात जिस प्रकार से सेना लद्दाख और पूरे बॉर्डर के ऊपर अपने को संयोजित ढंग से खड़ी है, तो चाइना को लगा कि अब जो है स्थिति गंभीर होती जा रही है और उनको मुंह की खानी पड़ेगी। 30 जून को हुई दोनों देशों के बीच बातचीत ने अहम भूमिका निभाई है। आपको बता दें कि लद्दाख की गलवान घाटी में 15 जून को भारत और चीन के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए थे, जबकि चीन के 40 से ज्यादा जवानों की मौत हो गई थी। खबरों के मुताबिक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर दोनों देशों की सेना ने रिलोकेशन पर सहमति जताई थी। बताया जा रहा है कि गलवान घाटी को अब बफर जोन बना दिया गया है ताकि आगे फिर से कोई हिंसक घटना न हो सके। ऐसे में पीएलए ने अपने सैनिकों को पीछे हटा लिया है, जो डिसएंगेजमेंट के तहत तनाव कम करने की एक पहल हो सकती है। लेकिन चीन चालबाज है, चीन मक्कार है, चीन दगाबाज है, इसलिए विश्वास के लायक नहीं है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। दक्षिण चीन सागर में इस वक्त तनाव की स्थिति है, क्योंकि वहां पर अमेरिका ने अपने 2 जंगी युद्धपोत की तैनाती कर दी है। यह वही समंदर का इलाका है जिसे चीन अपना बताता है, जिसे लगातार चीन हथियाने की कोशिश कर रहा है, जिस पर लगातार चीन दावा कर रहा है कि यह उसका समुद्री क्षेत्र है। लेकिन इस पर लगातार विवाद बढ़ता चला जा रहा है और 1982 की संधि का भी जिक्र लगातार आसियान देशों की तरफ से किया जा रहा है। ऐसे में अमेरिका ने यह बता दिया है कि वो चीन के किसी भी कदम को मुंहतोड़ जवाब उसका देने में वो सक्षम है, और चीन जिस तरीके से लगातार युद्धाभ्यास कर रहा है, अब अमेरिका ने भी अपने 2 जंगी युद्धपोत को वहां पर तैनात कर यह बता दिया है कि चीन की दादागिरी अब चलेगी नहीं। ड्रैगन कंगारू
फिर आमने सामने। समुद्र से ट्विटर तक जंग। दक्षिण चीन सागर में बवाल। अमेरिका चीन में बढ़ी तनातनी। अमेरिका ने शुरू किया युद्धाभ्यास। जगह एक, वक्त एक, युद्धाभ्यास दो। एक तरफ भारत और चीन के बीच बढ़ता तनाव और दूसरी तरफ अमेरिका के बीच चल रही तनातनी ने चीन के लिए चिंता बढ़ा दी है। हालिया दिनों में अमेरिका और चीन के बीच तल्खियां और बढ़ गई हैं, जिसके पीछे चीन की दमनकारी नीतियां और कोरोना वायरस दोनों हैं। इस वजह से लगातार अमेरिका अब चीन के हर फैसले के रास्ते में आ रहा है। दरअसल अब चीन की समंदर में बढ़ती दादागिरी के खिलाफ अमेरिका ने नौसेना के 2 एयरक्राफ्ट वाहक युद्धपोत दक्षिण चीन सागर में भेज दिए हैं। इन जंगी विमानों ने इलाके में युद्धाभ्यास भी शुरू कर दिया है और जैसे ही दक्षिण चीन सागर ने अमेरिका के जंगी एयरक्राफ्ट की गूंज सुनी तो ये जंग समुद्र से उठकर ट्विटर पर भी पहुंच गई। रविवार को चीन के ग्लोबल टाइम्स ने एक ट्वीट में दक्षिण चीन सागर पर अपना कब्जा बताया तो अमेरिका ने भी उसे वही जवाब दे दिया। ग्लोबल टाइम्स ने एक विश्लेषक के हवाले से लिखा, चीन के पास बड़ी संख्या में एंटी एयरक्राफ्ट कैरियर वेपन्स हैं। हमारे पास DF-21D और DF-26 जैसे एयरक्राफ्ट को तबाह करने वाली मिसाइलें हैं। दक्षिण चीन सागर पूरी तरह से चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कब्जे में है। इस क्षेत्र में कोई भी अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर की गतिविधि PLA की अनुमति के बिना नहीं हो सकती। इस पर अमेरिकी नौसेना के सूचना प्रमुख के आधिकारिक ट्विटर हैंडल ने इस ट्वीट पर जवाब में लिखा, और इसके बावजूद वो यहां हैं। अमेरिकी नौसेना के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर दक्षिण चीन सागर के अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में गतिविधियां कर रहे हैं। USS निमित्ज और USS रोनाल्ड रीगन किसी से डरने वाले नहीं हैं। दरअसल अमेरिकी नौसेना के 2 युद्धपोत फिलहाल दक्षिणी चीन सागर में मौजूद हैं और यहां से कुछ ही दूरी पर चीनी नौसेना का अभ्यास हो रहा है। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका के USS निमित्ज और USS रोनाल्ड रीगन ने हिंद प्रशांत में समर्थन देते हुए अपना ऑपरेशन और अभ्यास शुरू कर दिया है। अब ये नहीं बताया गया है कि 900 मील के इस क्षेत्र में युद्धाभ्यास कहां पर किया जा रहा है। पिछले हफ्ते चीन ने पैरासेल द्वीप के पास 1 जुलाई से 5 दिनों के लिए सैन्य अभ्यास के संचालन का ऐलान किया था। इस द्वीप पर वियतनाम और चीन दोनों ही अपना दावा करते हैं, जबकि इसी इलाके में 2 अमेरिकी जंगी विमान वाहक युद्धपोत 24 घंटे हमला करने की क्षमता का परीक्षण करेंगे। चीन अमेरिका के सैन्य जहाज एक ही क्षेत्र में एक ही समय पर अभ्यास करेंगे। ये बेहद ही तनावपूर्ण मौका होगा, क्योंकि एक तरफ पहले ही चीन और अमेरिका के बीच कोरोना को लेकर तनातनी है और अब एक साथ अभ्यास करने पर चीन का नया चाल क्या होगा, इसका इंतजार हमें भी है और आप भी कीजिए। जनता टीवी के लिए शारिक हुसैन की रिपोर्ट। एक दौर ऐसा था जब अमेरिका से सामना करने के लिए रूस हिंदुस्तान के साथ लगातार खड़ा हो जाता था। आज ऐसा दौर है कि अमेरिका हिंदुस्तान के साथ लगातार खड़ा नजर आ रहा है। एक तरफ चीन ने पाकिस्तान को कुछ ऐसे ड्रोन मुहैया कराने की बात सामने आई है जिससे पाकिस्तान में घातक हथियारों की और पैनापन उसमें आ जाएगा और ड्रोन के जरिए वो और ज्यादा निगरानी कर पाएगा। लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई वैसे ही अमेरिका ने भी हिंदुस्तान को कुछ ऐसे ही ड्रोन देने का फैसला ले लिया है। एक ऐसी ही संधि, एक ऐसा ही समझौता, एक ऐसा ही सौदा होता हुआ यहां पर भी नजर आ रहा है, यानी कि ड्रोन के बदले ड्रोन। अब देखिए इस रिपोर्ट को समझिए कि चीन अमेरिका किस तरीके से एक एक देश को मदद कर रहे हैं, यानी कि चीन पाकिस्तान को कैसे ड्रोन दे रहा है और अमेरिका भारत को कैसे ड्रोन दे रहा है। चीन अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा है। चीन लगातार भारत को चौतरफा घेरने में जुटा हुआ है, इसलिए भारत के खिलाफ पाकिस्तान और नेपाल को भड़काकर चीन अपना गुलाम बनाना चाहता है। ऐसे में ड्रैगन चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और ग्वादर बंदरगाह पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के नए बेस की सुरक्षा करने के लिए 4 अटैक ड्रोन पाकिस्तान को देने जा रहा है।
आपको बता दें कि चीन इस समय लद्दाख में अपने हमलावर ड्रोन विंगलोंग 2 के जरिए भारतीय इलाकों की निगरानी कर रहा है। चीनी ड्रैगन अब ऐसे ही 4 ड्रोन विमान पाकिस्तान को देने जा रहा है। वहीं पूर्वी लद्दाख में भारतीय जमीन पर कब्जा करने की फिराक में जुटे चीन की नापाक हरकतों का जवाब देने के लिए अमेरिका भारत को अपने बेहद घातक MQ-9 रीपर ड्रोन देने जा रहा है। चीन और पाकिस्तान के इस संयुक्त खतरे को देखते हुए भारत ने अमेरिका से MQ-9 रीपर ड्रोन खरीदने की इच्छा जताई है। भारत अमेरिका से 30 ऐसे हमलावर ड्रोन विमान खरीदेगा। भारत इस समय लद्दाख में इजरायल निर्मित हेरोन ड्रोन विमानों का संचालन कर रहा है, जिसमें कोई हथियार नहीं होता, जो महज दुश्मनों की हरकतों पर निगरानी रख सकता है। आपको बता दें कि बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अमेरिकी हमले में ईरान के टॉप कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी मारा गया था। इस हमले में अमेरिका ने अपने MQ-9 रीपर ड्रोन के जरिए अंजाम दिया था। MQ-9 रीपर ड्रोन की खासियतों पर आइए एक नजर डालते हैं। MQ-9 रीपर मानव रहित छोटा विमान है। टोही और लक्ष्य भेदी है MQ-9 रीपर ड्रोन। जासूसी में माहिर है MQ-9 रीपर ड्रोन। हवाई हमले करने में बेहद खतरनाक है MQ-9 रीपर ड्रोन। 368 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है MQ-9 रीपर ड्रोन। 50,000 फीट तक की ऊंचाई पर जा सकता है ये ड्रोन। इस ड्रोन में कई घातक हथियार लगे होते हैं। 4 AGM-114 हेलफायर मिसाइल लगी होती है। 1701 किलोग्राम वजन तक का बम गिराने में MQ-9 रीपर ड्रोन सक्षम है। जानकारी के मुताबिक भारत 10-10 ड्रोन तीनों सेनाओं के लिए खरीदेगा। MQ-9 रीपर ड्रोन अटैक के साथ साथ लक्ष्य की खुफिया जानकारी भी जुटाता है और फिर उसे खत्म करने के लिए हमले भी करता है। यानी ये ड्रोन तलाश और विध्वंस का दोहरा काम करने में माहिर है। हथियारों से लैस मध्यम ऊंचाई तक पहुंचाने वाला, एक साथ कई अभियानों को अंजाम देने और लंबे वक्त तक हवा में रहने में सक्षम है ये ड्रोन। अमेरिकी वायुसेना 2007 से इसका इस्तेमाल कर रही है और उम्मीद है कि भारत के पास आने के बाद भारत की ताकत और बढ़ जाएगी। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। चीन का चाल चरित्र और चेहरा तीनों ही गंदा है, इस बात से पूरा विश्व अनजान नहीं है। लेकिन ऐसे कुछ देश हैं जो चीन की फितरत को समझ नहीं पाते। चीन की ये आदत है इंच दर इंच दूसरे मुल्क की जमीन को हथियाना, उसे हड़पना। ऐसा ही कमोबेश वो भारत के साथ करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा ही कमोबेश नेपाल, जिसने उसका साथ दिया, वहां के भी कुछ गांव ऐसे हैं जिसको उसने हड़प लिया है। और अब भूटान पर नजर है चीन की, जिससे वहां के लोग भी, वहां के प्रशासनिक अधिकारी भी परेशान है। जरा देखिए चीन का कैसे शिकार भूटान हुआ चला जा रहा है और कैसे चीन कदम दर कदम, इंच दर इंच नेपाल की जमीन पर भी अपनी नापाक नजर डाल रहा है। नेपाल के बाद अब चीन भूटान पर अपनी नजर गड़ा रहा है। आपको बता दें कि लद्दाख में भारत के सामरिक, आर्थिक और कूटनीतिक जवाब से घबराए चीन ने अब एक नई चाल चली है और अब वो भारत के करीबी दोस्तों को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। ड्रैगन ने भूटान की भारत से लगती सीमा वाले जमीन के टुकड़े पर दावा कर दिया है। दुनिया भर में चौतरफा घिरे चीन के इस कदम को भारत पर दबाव बनाने के तौर पर देखा जा रहा है। जानकारों के मुताबिक इसे भारत के करीबी दोस्तों को परेशान करने की चीन की नई रणनीति भी मानी जा रही है। चीनी विदेश मंत्रालय के मुताबिक चीन और भूटान की सीमा का कभी निर्धारण नहीं हुआ और पूर्वी, मध्य और पश्चिमी क्षेत्र में लंबे समय से सीमा विवाद चला आ रहा है। चीन ने भारत की ओर इशारा करते हुए कहा कि किसी तीसरे पक्ष को चीन भूटान सीमा विवाद में उंगली नहीं उठानी चाहिए। चीन और भूटान ने साल 1984 से लेकर 2016 के बीच में अब तक 24 दौर की बातचीत की है। इस दौरान बातचीत में केवल पश्चिम और मध्य इलाके के विवाद पर चर्चा हुई थी। आपको बता दें कि 29 जून को चीन ने भूटान के ग्लोबल एम्पावरमेंट फैसिलिटी काउंसिल से मदद वाले आवेदन पर विरोध जताया था। भूटान ने यह मदद देश के पूर्वी हिस्से में स्थित वन्य जीवों के लिए मांगी थी। चीन ने अपने विरोध में कहा कि ये विवादित हिस्सा है
हालांकि चीनी विरोध के बाद भी भूटान को मदद मिली, लेकिन चीन के दावे को धमकी के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि दोनों देशों के बीच पूर्वी इलाके में कभी भी सीमा विवाद को लेकर बातचीत नहीं हुई थी। चीन के इस दावे के बाद भूटान ने चीनी दूतावास को कड़े शब्दों में संदेश देते हुए कहा कि साक्तेंग वन्यजीव अभ्यारण्य भूटान का अभिन्न और संप्रभु हिस्सा है। सूत्रों के मुताबिक चीन का यह दावा भारत के करीबी भूटान पर दबाव बनाने के लिए है और चीन भूटान को सजा देना चाहता है। हालांकि भारत ने अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। अब एक बार फिर से बात करते हैं हिंदुस्तान की सरहद की। हिंदुस्तान ने अपने सरहद को सील करने के साथ साथ वायुसेना को और ज्यादा स्ट्रांग करने की कवायद शुरू कर दी है। लगातार हिंदुस्तान अपनी वायुसेना के बेड़े में कुछ या तो ऐसे विमान को जोड़ चुका है या फिर जोड़ने की तैयारी में है, जिससे वायुसेना और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। और वायुसेना के मजबूत होने का सीधे तौर पर मतलब यह है कि सरहद पर हमारी निगरानी और ज्यादा मजबूत हो जाएगी और इसके साथ साथ थल सेना को भी और ज्यादा स्ट्रांग करने की कोशिश की जा रही है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत और चीनी सेना के बीच तनाव बना हुआ है। चीन की किसी भी चालबाजी का माकूल जवाब देने के लिए भारतीय थल सेना और वायुसेना ने मुकम्मल तैयारी कर रखी है। स्पेशल 7 की टीम के हाथ कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगी हैं, जो भारतीय वायुसेना की आक्रामकता को दर्शाता है। आपको बता दें कि 15 जून को गलवान घाटी में चीन और भारतीय सैनिकों के बीच खूनी भिड़ंत के बाद लद्दाख में एलएसी पर वायुसेना हाई अलर्ट पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीमू फॉरवर्ड बेस पर जाकर चीन को सीधी चुनौती दी है। ऐसे में भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट सरहद पर गरज रहे हैं। वायुसेना ने इस इलाके में कई लड़ाकू विमानों को तैनात कर दिया है। वहीं फॉरवर्ड एयरबेस पर सुखोई लड़ाकू विमान और मिग-29 की तैनाती से ड्रैगन डरने लगा है। ये वही मिग-29 विमान है जिसने बालाकोट एयर स्ट्राइक में अहम भूमिका निभाई थी और अब एक बार फिर से ये फाइटर जेट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दुश्मनों को दहलाने के लिए लगातार गश्त कर रहा है। विमानों से सैनिकों और सामान को लद्दाख के अलग अलग इलाकों में भेजा जा रहा है। एलएसी पर वायुसेना के फॉरवर्ड एयरबेस से चीन पर नजर रखने के लिए मल्टी रोल कॉम्बैट मिराज 2000, सुखोई 30 और जगुआर की भी तैनाती की गई है। ये सभी लड़ाकू विमान हथियारों से लैस होकर उड़ान भरकर निगरानी कर रहे हैं। इसके अलावा चिनूक हेलीकॉप्टर को लद्दाख में तैनात सैनिकों के लिए खाद्य और रसद सामग्री पहुंचाने में लगाया गया है, जबकि अपाचे हेलीकॉप्टर को दुश्मन पर धावा बोलने के लिए तैयार किया गया है। वहीं चीन बखूबी जानता है कि हेकड़ी दिखाने और कर गुजर जाने में बेहद फर्क है, इसलिए चीन दबे पांव वापस लौटने में ही भलाई समझ रहा है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। अब आपको हम विंटर डीजल के बारे में बताने वाले हैं। विंटर डीजल यानी कि एक ऐसा डीजल जो ठंड के मौसम में भी जमेगा नहीं, क्योंकि अभी तक हमारी फौज को इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि सरहदी ऐसे इलाके जो -30 -40 डिग्री टेम्परेचर जहां पर हो जाता है, वहां पर डीजल के जमने की खबरें सामने आती हैं, जम जाती हैं, जिसकी वजह से वहां पर हमारी जो फौज है उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए विंटर डीजल को इजाद किया गया है, जो कि कड़ाके की सर्दी में भी माइनस टेम्परेचर में भी जमेगा नहीं। देखिए रिपोर्ट। लद्दाख की सर्दियों में जब यहाँ का तापमान 0 से 20 से 30 डिग्री नीचे चला जाता है, उस वक्त भी हमारे देश के जवान इन बर्फीली चोटियों की निगरानी में मुस्तैद रहते हैं। ठंड के मौसम में सेना के जवानों की लेह लद्दाख में ड्यूटी काफी चुनौती भरी होती है। ऐसे में -30 डिग्री तापमान के बीच जवानों का मूवमेंट बेहद कठिन हो जाता है। इस भयानक ठंड में सामान्य डीजल काम करना बंद कर देता है और ये जमना शुरू हो जाता है और जवानों की आवाजाही मुश्किल हो जाती है। सेना के जवानों को इस परेशानी से निजात दिलाने के लिए देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इंडियन आर्मी के लिए एक खास डीजल लेकर आई है। इसे विंटर डीजल के नाम से जाना जाता है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने इंडियन आर्मी के डायरेक्टर जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस से विंटर डीजल के इस्तेमाल को अनुमति देने को कहा है। आईओसी का दावा है कि यह डीजल 0 से 30 डिग्री नीचे तक के तापमान में भी काम करेगा। विंटर डीजल एक खास प्रकार का ईंधन है। इसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने पिछले साल विकसित किया है। ऊंचे इलाकों में इस्तेमाल के लिए इसे विकसित किया गया है। -30 डिग्री में भी विंटर डीजल करता है काम। आपको बता दें कि इतने कम तापमान में सामान्य डीजल की प्रवाह क्षमता में अंतर आ जाता है और वाहनों में इसके इस्तेमाल में परेशानी होती है, इसलिए विंटर डीजल का निर्माण किया जाता है। विंटर डीजल में ऐसे तत्व मौजूद रहते हैं जिससे इसका गाढ़ापन कम बना रहता है ताकि इंजन को लगातार इसकी सप्लाई होती रहे। इस वजह से इस डीजल का इस्तेमाल -30 डिग्री के तापमान में भी किया जा सकता है। चीन से तनाव के बीच इस बार लद्दाख की सर्दियों का मिजाज गर्म रहने वाला है। चीनी कारगुजारियों का जवाब देने के लिए भारत की सेना पूरी तरीके से तैयार है। इस दौरान भारतीय सेना को लेह लद्दाख की घाटियों में जबरदस्त मूवमेंट की जरूरत पड़ेगी। अगर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को डायरेक्टर जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस से क्लियरेंस मिल जाती है तो लद्दाख समेत सामरिक महत्व के सभी ऊंची चोटियों पर विंटर डीजल की सप्लाई शुरू हो जाएगी। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। तो स्पेशल 7 में आज हमने आपको खास 7 और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से रूबरू कराया। उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। कल दोबारा से आपके सामने हाजिर होंगे कुछ और एक्सक्लूसिव खबरों के साथ। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी।